हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 प्रकाश में पढ़ रहे थे परावर्तन में आज स्टार्ट करें उदाहरण 2। सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो देखो यहाँ एक रे डायग्राम हम बना रहे हैं। इसमें देखो ये जो है आपतित किरण है, आरपी आपतित किरण है। ठीक है, आरपी क्या है? यहाँ एक आपतित किरण है और पीक्यू परावर्तित किरण है। आरपी आपतित किरण है जो कि पीक्यू दिशा में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित किरण। यहाँ आरपी आपतित किरण जो है वो मुख्य अक्ष है MN, इसके क्या है? समांतर। तो आरपी समांतर है MN के। किसके समांतर है? MN के। तो यहाँ हम लिख लेंगे समतल दर्पण के परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। आरपी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है एवं अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये PQ दिशा में चली जाती है। किस दिशा में चली जाती है? PQ दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो PQ यहाँ क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है, दिशा में जो मुख्य अक्ष के बिंदु F पर काटती है, F पर ये क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो यहाँ CP रेखा बिंदु P पर, CP रेखा जो है वो बिंदु P पर जो है अभिलंब है, अतः CP इस अवतल दर्पण की क्या है? वक्रता त्रिज्या होगी। CP जो है क्या है? इसकी वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि ये इस पर क्या है? बिंदु P पर दर्पण पर अभिलंब है। कौन? CP। क्लियर है? अब देखो परावर्तन के नियम से। किससे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है? कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो कोण I ये रहा और कोण R ये दोनों क्या है? बराबर है। I का नाम क्या है? कोण RPC। I का नाम क्या है? RPC और R का नाम क्या है? QPC। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या? कोण RPC बराबर है कोण QPC। किससे? परावर्तन के नियम से। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपतित किरण RP जो है, ये RP जो है वो MN के क्या है? समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैं कह सकता हूँ यह RPC जो है, RPC ये RPC ये कोण I जो है यहाँ वो किसके बराबर हो जाएगा? इस PCF के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा PCF के? ये RPC है I और ये क्या है? PCF। ये दोनों क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। तो कोण RPC बराबर हो गया कोण PCF के। किसके बराबर हो गया? कोण PCF के। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोण RPC बराबर कोण PCF बराबर क्या हो गया? QPC। कोण QPC के बराबर हो जाए, क्योंकि RPC QPC के बराबर है और कोण RPC कोण PCF के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? कोण PCF बराबर है कोण QPC के और ये बराबर है कोण RPC के। किसके बराबर है? RPC के। और यहाँ पर कोण FPC भी क्या है? इनके बराबर है। किसके? इनके बराबर है। तो देखो यहाँ त्रिभुज PCF लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज PCF लिया। अब देखो त्रिभुज PCF में PF ये P और ये F, PF को देखें बराबर होगी किसके? FC के। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव O के क्या होगा? बहुत ही पास होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई ये जो PF है, PF जो है वो OF के बराबर होगी। ये बहुत ही पास है, छोटे द्वारक का दर्पण है, इसमें PF जो है ये PF इस OF के क्या है? बराबर है। और यहाँ ये FC जो है ये F और ये क्या हो गया? C किसके बराबर है? लगभग OF के बराबर है। यानी कि PF बराबर है OF के और OF बराबर है FC के। किसके बराबर है? FC के। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ
भाई ओ एफ। अब देखो एफ सी प्लस ओ एफ, ये किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। दोनों मिलाकर किसके बराबर है? ओ सी के। अब मैंने कहा एफ सी किसके बराबर है? ओ एफ के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओ एफ प्लस ओ एफ बराबर हो जाएगा ओ सी के। तो ओ सी बराबर क्या हो गया? 2OF, 2OF। ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? 2OF के। या कह सकते हैं OF किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 ओ सी के, 1/2 ओ सी के। तो यहाँ ओ सी किसके बराबर हुई? आपके 2OF के। तो ओ सी तो क्या है? यहाँ ओ सी जो है, ओ सी जो है यहाँ वो R है, और 2OF क्या है यहाँ? फोकस दूरी है F। तो ये R वक्रता त्रिज्या किसके बराबर हो गई? 2F के। वक्रता त्रिज्या 2F के बराबर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। और फोकस बिंदु F जो है इस चित्र में, फोकस बिंदु F जो है ये F इस OC का मध्य बिंदु होता है। क्लियर है क्या? ये हो गया आपके ये उदाहरण। अब लेते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने अंडरलाइन किए यहाँ बातें, वो आपको याद करनी है। ग्रीन कलर साफ दिखाई दे रहा है इसमें। किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए हमें कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदित होना आवश्यक होता है। यानी कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम जो है 2 परावर्तित किरणों का होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना आवश्यक है। अब इन 2 किरणों को प्राप्त करने के जो है आपके यहाँ 4 तरीके दिए हुए हैं। तो ये चारों तरीके आपको याद होने चाहिए, तो आप आसानी से प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो देखो, दर्पण के लिए कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं। वो विशिष्ट आपतित किरणें कौन कौन सी हैं? पहली किरण है अक्ष के समांतर। क्या है? अक्ष के। कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष। ये देखो आपकी ये है अवतल दर्पण और ये क्या है? उत्तल दर्पण। तो पहली किरण कैसे लेते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित हुई किस पर? अवतल दर्पण पर। यहाँ क्या होगा? पॉइंट L पर जो है, बिंदु L पर जो इसका परावर्तन होगा, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है। अब उत्तल में देखते हैं। उत्तल पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, बिंदु L पर परावर्तन हुआ, A' दिशा में चली गई। अब A' पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का अर्थ है कि आपतित किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो देखो यहाँ जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई, कहाँ से होती हुई? फोकस से होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है, बिंदु M पर क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद ये क्या हो रही? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर फोकस से होती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है? अब देखो उत्तल में क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण फोकस को निर्देशित करती हुई, यानी देखो फोकस की सिद्ध में आ रही है, बिंदु M पर परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस को निर्देशित करती हुई उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण का अर्थ है, यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से होती हुई, अभिलंबवत जो है
दर्पण पर आपतित होती है तो क्या होता है, तो देखो यहाँ प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित हो रही है तो ये एक तरह से अभिलंबवत होती है। क्या होती है? अभिलंबवत होती है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन दोनों का मान ही क्या होता है? शून्य होता है। कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री होता है। यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। उत्तल में क्या होता है? ये वक्रता केंद्र को निर्देशित करती हुई आती है, परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखो ये हो गया नियम। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री होता है। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर वक्रता केंद्र को निर्देशित करती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। अब देखो नेक्स्ट है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण जो है कहाँ आएगी? दर्पण के दूर पर आपतित होती है। कहाँ आपतित होती है? दर्पण के दूर पर। तो देखो यहाँ जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के दूर पर आपतित होती है, ये दर्पण के दूर पर आ गई तो यहाँ मुख्य अक्ष के साथ ये जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। ये दोनों में सेम है, तो ये दोनों में सेम है। तो ये हो गए आपके नियम परावर्तित किरणों को प्राप्त करने के। तो इनमें से कोई दो नियमों का हम उपयोग करेंगे और जो है प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो देखो प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। भाई प्रतिबिंब निर्माण करते समय परावर्तित किरणें वास्तव में जाकर किसी बिंदु पर मिल जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। और यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है एवं उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई केवल प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो हैं वो सदैव उल्टे होते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। VIMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। तो आप सारणी बनाकर इसका उत्तर लिखेंगे। मैंने आपको 3 अंतर यहाँ बताए हैं तो उनमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सारणी बनाओगे क्रम संख्या, यहाँ लिखोगे क्रम संख्या वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ लिखोगे आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1, तो नंबर 1 में क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब में लिखोगे इस प्रकार के प्रतिबिंब में किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जाकर मिलती है जबकि आभासी में परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2 क्या लिखोगे? वास्तविक में लिखोगे ये सदैव उल्टे होते हैं, आभासी में लिखोगे सदैव सीधे होते हैं। नंबर 3 वास्तविक में लिखोगे इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी में लिखोगे इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। भाई अवतल दर्पण से हम बिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो देखो मैं स्टूडेंट्स आपको बताया होगा लेंस में भी, पहले हम थोड़ी सी सामान्य चर्चा यहाँ कर लेते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये बियॉन्ड और ये इधर क्या है? अनंत। ये क्या है? अनंत आगे। अब देखो बिंब कहाँ कहाँ हो सकता है? ये जो है इसका दूर है, अनंत पर हो सकता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और दूर के बीच जो है बिंब की स्थिति हो सकती है। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदुवत साइज का हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जब बिंब वक्रता केंद्र से परे हो यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो,
ठीक है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और समान साइज का बनता है। जब बिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र से परे बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। जब बिंब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। और जब बिंब फोकस व ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्रतिबिंब अनंत पर है, बहुत दूर है, तो इसका बिंब सबसे पास फोकस पर, इसको इधर सरकाएंगे, बिंब को इस दिशा में सरकाएंगे तो प्रतिबिंब इधर सरकता जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हम करेंगे। अब हम लेते हैं पहली स्थिति, बिंब कहाँ हो? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत ही छोटा अर्थात बिंदुवत साइज का बनता है। क्लियर है? किरणें तिरछी उठी हुई आती है तो प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बिंब कहाँ है यहाँ? तो देखो यहाँ बिंब जो है वो वक्रता केंद्र से परे है, या कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण हम फोकस से ले सकते हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या दूसरी किरण को हम जो है वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं, परावर्तन के बाद उसी पाथ पर लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? जहाँ ये दोनों काट, देखो इसका हेड है, ये ए है और ये बी, तो इसमें हेड नीचे आ गया, ये ए डैश होगा, ये क्या होगा? बी डैश होगा ऊपर की ओर। ठीक है, इसलिए कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, साइज में छोटा होगा। नेक्स्ट लेते हैं, अब बिंब कहाँ है? देखो स्टूडेंट्स यहाँ बिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही है। कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित, परावर्तन के बाद फोकस से निकल गई, दूसरी फोकस से होती हुई आपतित हुई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों कहाँ काट रही है एक दूसरे को? जो है वक्रता केंद्र पर ही काट रही है। कहाँ काट रही है? वक्रता केंद्र पर। ये बिंब का जो है ए सिरा था हेड और ये बी था। ठीक है, अब देखो इसका हेड यहाँ आ गया नीचे ए डैश, ये क्या हो जाएगा? बी डैश। तो कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही बना, वास्तविक और उल्टा बना, साइज में समान साइज का बनता है। अब नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखो बिंब कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के बाद फोकस से चली जाएगी, दूसरी फोकस से होती हुई आपतित होगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर। यहाँ काट दिया, यहाँ ए डैश आ जाएगा, ये बी डैश होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना? कहाँ बना? वक्रता केंद्र से परे। कहाँ बना? वक्रता केंद्र से परे। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और साइज में बड़ा बनता है। अब देखो नेक्स्ट है, बिंब कहाँ है? फोकस पर। कहाँ है? फोकस पर। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के बाद निकल गई फोकस से। ठीक है, दूसरी जो है आप ले जा सकते हो, यहाँ से ले जाते हैं हम, वक्रता केंद्र से होती हुई तो परावर्तन के बाद जो है उसी पाथ पर लौट जाती है, या दूर से ला सकते हो। तो जितना कोण मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच बनेगा उतना ही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ वो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। अब देखो नेक्स्ट बिंब कहाँ है? फोकस और दूर के बीच। ठीक है, हमने एक किरण ये ली, दूर पर आपतित कराई, यहाँ जितना कोण आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण जो है हम वक्रता केंद्र से होती हुई लेते हैं, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। आगे बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इधर नहीं काटेंगे, पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे काटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ ये ए डैश अब हेड ऊपर है और ये नीचे बी डैश है। तो कैसा बना? कहाँ बना? दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो ये तालिका मैंने बता दी है आपको,
बिंब की स्थिति आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, स्वरूप और आकार हमको लिखना होता है, साथ में किरण चित्र हमें बनाना होता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। तो नंबर 1, घरों पर सैटेलाइट डिश एंटीना देखते हैं तो अवतल दर्पण ही है, यानी घरों में सैटेलाइट डिश एंटीने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित करके अभिग्राही तक पहुंचाता है। दूसरा, परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा अथवा दूरस्थ बिंब से प्राप्त समांतर किरणें फोकस पर केंद्रित हो जाती है। उपयोग नंबर 3, सेविंग दर्पण में जो है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि शक्तिशाली बल्ब को अवतल दर्पण नुमा परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है और इस बल्ब की रोशनी परावर्तन के बाद एक समांतर किरणपुंज जो है सामने की ओर छोड़ती है। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है, सूर्य की प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के से प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखो बिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य रूप से 2 ही स्थितियाँ बनती है। एक, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, अवतल दर्पण है, अनंत पर है। दूसरी, अनंत और इस दूर के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रख दें तो दूसरी स्थिति में ही आएगा। क्लियर है? तो पहले लेते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो देखो अनंत पर होंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी। परावर्तन के बाद ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो गई। अब ये कहाँ से, फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होंगी। तो कहाँ प्रतिबिंब बना, दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। इसी प्रकार से देखो तिरछी आएंगी तो फोकस तल के किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरा देखो, अब हम इसको कहीं पे भी रख दें, जैसे यहाँ रख दिया और ये मान लो ये है 2F और F के बीच, ठीक है, 2F और F के बीच है, तो क्या होगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो है वो फोकस को निर्देशित करती हुई जा रही, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो कहाँ काट दिया इसने, पोल, ये पोल है यहाँ, पोल और फोकस के बीच में। तो दूसरी स्थिति, दर्पण के पीछे कहीं पे भी हो बिंब, यहाँ होगा तो थोड़ा इधर बनेगा, इसको और पास में लाएंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्लियर है? इधर ले जाएंगे तो इसके दर्पण के पास आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी, दूर और फोकस के बीच होगी, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। यानी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ही कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और सदैव ही कैसा बनता है, छोटा बनता है। हमें सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे और वस्तु को जो है फोकस और दूर के बीच में रखेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो देखो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्य दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्य दृष्टि दर्पण से अर्थ है पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता, क्वेश्चन आता है वाहनों में पश्य दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका कारण है कि ये वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे ड्राइवर एक पीछे के बड़े दृश्य को देख सकता है। इसलिए वाहनों में इसका उपयोग पश्य दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। उपयोग नंबर 2, वर्तमान में नए ATM मशीनों के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिखाई दे। भाई पीछे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है ये देखने के लिए जो है ATM मशीन के पास उत्तल दर्पण लगाया जाता है। अब देखो उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण में आपको
बिंब की स्थिति क्वेश्चन में दी जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति, स्वरूप, आकार और किरण चित्रांश से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र और इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।